नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो का टॉपिक है जो कि आपके पास काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आ रहे होंगे कि जीएसटीआर 3B में हुए बदलाव, जीएसटीआर 3B हुआ चेंज। उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा वीडियो है। क्या एक्चुअली जीएसटीआर 3B चेंज हुआ है या फिर कुछ और ही इशू है? सो बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है, अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपका दिल खुश होने वाला है और आप दिल खुश होकर कमेंट लाइक भी करने वाले हैं। ये मेरा पहले से ही आपके साथ वादा है। तो भैया सर्कुलर नंबर 170/02/2022 जीएसटी एक सर्कुलर आया है जिसके थ्रू डिपार्टमेंट ने कुछ बोला है और उसको लेते हुए बहुत सारी वीडियोस आई हैं जिसमें बोला गया है कि जीएसटी का 3B हुआ चेंज। तो मैं आपको बहुत ही साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि जीएसटीआर 3B बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जीएसटीआर 3B जैसा पहले था वैसा ही अब है। तो सर चेंज क्या हुआ है? तो फिर वो भैया कुछ और ही इशू है और उसके ऊपर आपसे चर्चा करते हैं। मैं बिना किसी देरी पे सीधा आपको लेके चलता हूँ सर सर्कुलर नंबर 170/02/2022 जीएसटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 6 जुलाई को इशू किया है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सब्जेक्ट में देख रहे हो, सब्जेक्ट क्या लिखा है सर? मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ करेक्ट एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज and amount of ineligible block input tax credit and reversal thereof in return in form GSTR 3B and statement GSTR 1। तो ये टॉपिक है जिसमें बोला गया है कि भैया GSTR 3B ढंग से फाइल कर लो और GSTR 1 भी ढंग से फाइल कर लो। बहुत साफ शब्दों में आपको बोल रहा हूँ और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। कोई टेक्निकल लैंग्वेज का यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। पर ये बात ध्यान रखो कि 3B बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, कोई कॉलम में चेंज नहीं हुआ है, कोई एडिशनल कॉलम वहां पे ऐड नहीं हुआ है। चेंजेस क्या हुआ है? तो सर्कुलर को पढ़ने के बाद मैंने दो निष्कर्ष निकाले हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप मुझे बताना कि आप मेरे निष्कर्ष के साथ एग्री हो या नहीं हो। ये वीडियो में कमेंट करके वीडियो देखने के बाद बताना। तो मैंने पूरा सर्कुलर पढ़ने के बाद दो नोटिफिकेशन निकाले हैं कि गवर्नमेंट कह रही है भैया 5 सालों के अंदर ना तो प्रोफेशनल ने 3B ढंग से फाइल किया है और ना ही जो हमारा 3B का फॉर्म है वो हमने भी ढंग से बनाया है। ये जो मेरा निष्कर्ष है, जो मेरा ओपिनियन निकल के आया सर्कुलर को पढ़ने के बाद, वो ये निकल के आया है कि अभी तक जो तुमने 3B जो फाइल करते हो ना, वो तुम ढंग से फाइल करते नहीं हो ना, 1 ढंग से फाइल करते हो। और हमारा भी जो 3B फॉर्म है वो भी थोड़ा सा काम चला हुआ है, उसमें भी कुछ कमियां हैं। ये ऐसा सर्कुलर मेरे को लगता है कि पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा। अब मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, फिर आप मेरे को बताओगे कि सर हमें भी ऐसा लगा या नहीं लगा। ठीक है। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने सबसे पहले बोला है द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग हैज बीन सिंप्लीफाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 2020। तो यहाँ पे फॉर्म जीएसटीआर 3B गेटिंग ऑटो जनरेटेड आईटीसी फ्रॉम जीएसटीआर 2B। यहाँ पे हवाला दिया गया सबसे पहले कि भैया दिसंबर 2020 से 3B के अंदर जो डाटा आ रहा है वो 3B ऑटो पॉपुलेट होके आता है और डाटा 2B से आता है। एंड ऑटो पॉपुलेशन ऑफ लायबिलिटी फ्रॉम जीएसटीआर 1, मतलब जो आपका 3B है वो दिसंबर से, जब से 3B जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होके आता है। 1 से आपकी लायबिलिटी आती है और 2B से आपकी आईटीसी आ जाती है विद एन एडिटिंग फैसिलिटी टू रजिस्टर्ड पर्सन। ये भी बोला गया कि भैया आप एडिट भी कर सकते हो। एडिटिंग फैसिलिटी है, यानी कि 3B जो हमने 1 और 2B से डाटा लिया वो आपके ऊपर थोप दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप एडिट उसको कर सकते हो। हाउएवर इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट देयर स्टिल आर सम इन इन क्या लिखा भाई, इनफॉर्मिटीज इन इंफॉर्मेशन बीइंग फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। भैया फिर भी हमें लग रहा है कि तुम अभी भी कुछ गलतियां कर रहे हो। हकीकत है ये तो भैया बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 3B एक्चुअली फाइल होता ही नहीं है। कोई बहुत ही कम लोग 95% प्रोफेशनल 3B को गलत फाइल करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने बोला भैया इट हैज बीन ऑब्जर्व कि अभी भी हमें गलती लग रही है। और कहां पे लग रही है? इन रिलेशन टू इंटरस्टेट सप्लाईज अफेक्टेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो सप्लाई करते हो वो आप जीएसटी 1 में दिखाते हो, गलत कॉलम में दिखा देते हो, गलत तरीके से दिखा देते हो, जिससे कि 3B में भी गलत तरीके से आ जाता है। पहली तो इनको गलती ये लग रही है। दूसरी गलती इनको क्या लग रही है? दूसरी कह रहे हैं also there appear to be lack of clarity regarding reporting of information about reversal of input tax credit as well as ineligible credit in table number 4। अब टेबल नंबर 4 अपने आप में एक फफूंद है और मैंने बहुत बार आपको कंपैरिजन चार्ट में बताया है आईटीसी लैब। और अभी लेटेस्ट मेरी एक वीडियो भी पड़ी हुई है, लेटेस्ट अभी 2-3 वीडियो पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसपे आपको बहुत सारा प्यार भी मिला है। और मैं कब से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि भैया ये जो 3B का और 2B का जो कॉलम है ये आपको कंफ्यूज करेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ देख लेना, लिंक मैं चलो ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगा, इस वीडियो के आई बटन में आपको लिंक भी दे दूंगा। ठीक है। सो ये क्या है?
ये आप एक आपका एक तरीके से सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में आप भी समझ गए होंगे कि जो मैं बात कर रहा हूँ वही है। नंबर एक कि भैया आपने अभी तक 3B व्री ढंग से फाइल करते नहीं हो, हमारा दिमाग खराब होता है। और नंबर 2, हमारे 3B में भी कुछ कमी है। कैसे है देखेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है तो समय लगेगा, पर आप इंटरेस्ट बना के रखना, पूरा देख के जाना भाई साहब, ठीक है। सो अब मैं सारे कॉलम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत मैं ब्रीफ में और इंपोर्टेंट पॉइंट आपके साथ कवर करूंगा, ठीक है। इट इज डिजायरेबल दैट करेक्ट रिपोर्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन डन बाय रजिस्टर्ड इन फॉर्म जीएसटी 3B एंड फॉर्म 1। ये कह रहा है भैया हमारी इच्छा ये है कि आप 1 और 3B में जो है वो सही डिटेल फाइल करा करो, नहीं तो हमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमें रेवेन्यू एलोकेट करना होता है सेंट्रल स्टेट को, तो उससे हमें दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले उन्होंने हवाला दिया है फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड यूआईएन होल्डर। तो भैया जीएसटीआर 1 क्या है, मैंने जीएसटी पोर्टल भी लॉगिन करा हुआ साथ में। जीएसटीआर 1 क्या है, जीएसटीआर 1 आपका बताता है कि आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो, आप B2B कर रहे हो या B2C कर रहे हो। B2B कर रहे हो तो अलग से जीएसटीआर नंबर होता है, आपके बायर का उसकी डिटेल अलग से दे दो, और अगर आप B2C कर रहे हो तो उसकी स्टेट वाइज डिटेल अलग से दे दो। और सेम ही डिटेल आपको जीएसटीआर 3B में देनी होती है, जो अभी तक देते नहीं है लोग। सेम ही डिटेल 3B में भी देनी होती है, वही ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई साहब आप ये चीज बताते क्यों नहीं हो, बताया करो ना भाई साहब। कंपोजिशन जो है वो अनरजिस्टर्ड का अपग्रेडेड वर्जन है। कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो बेसिकली अनरजिस्टर्ड जो टैक्स पेयर उसका एक अपग्रेडेड वर्जन मैं बोलता हूं अपने बैच के अंदर, ठीक है। बेसिकली उसकी वर्किंग तो कुछ होती नहीं है, जैसे अनरजिस्टर्ड वैसे कंपोजिशन, बस जीएसटी नंबर होता है उसके पास, ठीक है। It has been noticed that a number of registered persons are not reporting the correct detail of interstate supply. इंटरस्टेट सप्लाई का 3B में कॉलम दिखाने वाला हूं कमाल का, जो हो सकता है आपने कभी फोकस ना करा हो। मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स, ठीक है। मतलब आप ढंग से नहीं बता रहे भाई साहब, प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, आर नॉट रिपोर्टिंग द करेक्ट डिटेल्स इन इंटरस्टेट सप्लाई। इट मे बी नोटेड दैट द अमाउंट ऑफ नेट आईटीसी अवेलेबल। चलो ये तो उन्होंने अगला पॉइंट बता दिया, पहले मैं यहां पे आता हूं कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। ओके मैं देख रहा हूं कि हाँ ओके ठीक है। सो इसका कहना क्या है, इसने जो इसकी डिटेलिंग दी है ना वो यहाँ पे दी हुई है। डिटेलिंग जो है ना, जो बात अभी हम कर रहे हैं जीएसटी 1 की और B2C की, उसकी डिटेलिंग वहाँ पे है। ये यहाँ पे उन्होंने पहले सब्जेक्ट बताया है कि जो हमें कमी दिखी है, पहली कमी तो ये कि आप इंटरेस्ट सप्लाई ढंग से रिपोर्ट नहीं कर रहे B2C की, रजिस्टर की और यूआईएन होल्डर की, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये क्या कह रहे हैं, अच्छा सॉरी भाई मैं माई मिस्टेक है, 3.1 के बाद यहाँ पे आना है और मैं नीचे की तरफ चला गया, क्योंकि मैंने ना उसको 2 पेज में उसको किताब की तरह ओपन कर रखा है पीपीटी को, मैं यहाँ से नीचे चला गया था, ठीक है। माई मिस्टेक, 3.1 के बाद मैं 4.2 पे चला गया था, यहाँ नहीं जाना है मुझे, ऊपर जाना है। मैंने ऐसा क्यों कर रखा है, इसका रीजन मैं बताऊंगा, क्योंकि नीचे ना मेरे को जीएसटीआर 3B आपको प्रॉपर समझाना है, इसलिए मैंने इसको पेज जो है ना इसका बुक की तरह से ओपन कर रखा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला भैया, आप जो है ना वो जीएसटीआर 1 ढंग से रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप कर क्या रहे हो, आपको जो B2C की जो आप स्टेट वाइज जो डिटेल देते हो ना, B2C की हम क्या होता है, B2C के हम स्टेट वाइज सेल डिटेल देते हैं, क्योंकि उनके पास जीएसटी नंबर तो होता नहीं है, वो आप 1 में प्रॉपर नहीं दे रहे हो और ना ही जीएसटीआर 3B में प्रॉपर दे रहे हो। क्या कह रहे हो सर, 3B के अंदर भी स्टेट वाइज सेल देनी होती है, यस 3B के अंदर भी B2C की आपको स्टेट वाइज सेल डिटेल देनी होती है, ऐसा देखो इसका भी कहना, और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। हम तो कब से कर रहे हैं भाई साहब, हम तो जो ये नोटिफिकेशन आया है, जो ये सर्कुलर आया है, सॉरी नोटिफिकेशन नहीं, जो ये सर्कुलर आया है, ये काम हम बहुत पहले से कर रहे हैं और ये काम मैं अपने बैच में सिखाता भी रहता हूँ, ठीक है। सो एज रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड इन टेबल 3.2 ऑफ जीएसटीआर 3B, ये कह रहे हैं भैया जीएसटीआर 3B के 3.2 कॉलम में ये डिटेल रिक्वायर होती है कि आप स्टेट की अलग अलग सेल हमको बताओ। सर थोड़ा सा ढंग से बताओ, तो भैया मैं आपको लेता हूँ जीएसटी के पोर्टल पे और यहाँ पे फाइल रिटर्न को क्लिक करता हूँ और मैं आपको ना ताजा मई का जीएसटीआर 3B दिखाता हूँ। देखो जीएसटीआर 3B हमारा फाइल है, व्यू जीएसटीआर 3B मैंने ओपन करा। देखो हमारा जो 3B है वो हमेशा 3.2 कॉलम को हम फिलअप करके चलते हैं, हमारा 3.2 कॉलम प्रॉपर्ली फिलअप है। और ये क्या है, आईजीएसटी, क्योंकि बात किसकी चल रही है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पे बोल रहे हैं इंटरस्टेट सप्लाई, क्या बोल रहे हैं भैया, इंटरस्टेट सप्लाई की बात चल रही है ना। तो 3.2 कॉलम के अंदर हमको इंटरस्टेट सप्लाई की डिटेल देनी होती है, जो हिस्सा इसी का होता है। आप देखो अमाउंट को मिलाओ, ये देखो ये आईजीएसटी का अमाउंट और ये भी आईजीएसटी का अमाउंट है, ये दोनों कोई अलग अलग कॉलम नहीं है, कॉलम अलग अलग है, टेबल अलग अलग है, पर टैक्स अलग अलग एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। इस आईजीएसटी को अगर हम B2C में अगर हम कोई भी सेल करते हैं तो वो हमको कॉलम नंबर 3.2 में भी दिखाना होता है। मैं आपको मई का डाटा दिखा रहा हूँ और मैं तसल्ली के लिए एक बार अप्रैल का भी खोल के दिखाया था और उससे पीछे का कहोगे तो वो भी ओपन करके दिखा दूंगा। हम इस चीज को बहुत पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है।
सो ये मैंने आपको 3B अप्रैल का भी ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो अप्रैल का भी 3B अगर आप ओपन करेंगे तो आईजीएसटी 1,05,61 और ये भी आईजीएसटी 1,05,61। सर ये कहां से फिगर उठाता है? ये फिगर कहां से उठाता है? इन्होंने बोला क्या बोले, फिगर कहां से उठाता है सर? हाँ जी, अंडर द नोशन दैट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सेम अलोंग विद टैक्स पेबल एज ऑलरेडी रिपोर्टेड इन 3.1। ये कह रहे हैं कि भैया 3.1 में आप ऑलरेडी रिपोर्ट करते हो, उसी का पार्ट 3.2 है जिसमें आपको आईजीएसटी की B2C की सेल देनी होती है। इन सर्टेन केसेस इट हैज आल्सो बीन नोटिस्ड दैट द एड्रेसेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन आर कैप्चर्ड इनकरेक्टली बाय द सप्लायर स्पेशली दोज बिलोंगिंग टू बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, स्टॉक ब्रोकिंग। ये उन्होंने इंडस्ट्रीज के बारे में ही बताया। अब ये बताएंगे कि डाटा उठाता कहां से है। इन दिस कंटेक्स्ट it may be noted that the information sought in table 3.2 of form GSTR 3B, फॉर्म जो GSTR 3B का 3.2 कॉलम जो है is required to be furnished place of supply wise। मैं अभी आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा। even though the detail of said supplies are already part of the supply declared in table 3.1। ये 3.1 में भी आप डिक्लेयर करते हो, पर आपको 3.2 में भी डिक्लेयर करनी है स्टेट वाइज। आपसे डबल काम करवा रहे हैं। हालांकि अगर आप प्रॉपर GSTR 1 फाइल करते हो तो आपको डबल काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऑटोमेटिकली डाटा फैच होता है। ठीक है, द रजिस्टर्ड पैटर्न टेबल इज ऑटो पॉपुलेटेड। बता रहे हैं जो बात मैं बोल रहा हूँ वो ये बोल रहे हैं। फॉर असिस्टिंग द रजिस्टर्ड पर्सन टेबल 3.2 ऑफ फॉर्म GSTR 3B इज बीइंग ऑटो पॉपुलेटेड ऑन द पोर्टल बेस्ड ऑन द डिटेल फर्निश्ड बाय देम इन GSTR 1। GSTR 1 में अगर आप प्रॉपर रिपोर्टिंग करते हो तो कॉलम 3.2 में ऑटोमेटिकली रिपोर्टिंग प्रॉपर होगी। पर GSTR 1 में हम कहां रिपोर्टिंग करते हैं? GSTR 1 में हम रिपोर्टिंग करेंगे टेबल 7V और टेबल 5 और टेबल 9 और 10 में। GSTR 1 में अगर हम प्रॉपर रिपोर्टिंग करेंगे तो 3.2 के GSTR 3B के अंदर हमारे डाटा प्रॉपर्ली उठ के आएगा। अब मैं साइड में GSTR 1 भी ओपन करके दिखा देता हूं और एक बार 3.2 कॉलम को ओपन कर देता हूं। ये हमारा GSTR 3B ओपन है, ये हमारा GSTR 3B ओपन है। इसमें इंटरस्टेट सप्लाई हमने 3B के अंदर देखो स्टेट वाइज सप्लाई दी हुई है। ये सारी स्टेट वाइज सप्लाई है, सारी की सारी स्टेट वाइज सप्लाई है। सेम ही सप्लाई हम कहां पे देते हैं? मैं अप्रैल का GSTR 1 ओपन करके आपको दिखाऊंगा। मेरे को मोटिवेट करने के लिए ना भाई साहब लाइक कमेंट और शेयर करते रहना। सब्सक्राइब करो मत करो आपकी इच्छा है ना, क्योंकि सब्सक्राइब से पैसे नहीं मिलते भाई, पैसे किससे मिलते हैं? शेयर करने से। ठीक है सर, पैसे मांग रहे हो आजकल आप? अरे भाई रिक्वायरमेंट है, थोड़ी बहुत तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो मजाक कर रहा था। GSTR 1 मैंने ओपन कर लिया आपके सामने B2C। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कहां से उठाएगा सर? कॉलम नंबर 7B से डाटा उठाएगा भाई साहब। ठीक है, तो 7B और सर यहाँ पे तो और भी लिखा 5, तो भाई 5 कंपोजिशन और यूएन के लिए हो गया। ठीक है, या B2C लार्ज के लिए हो गया। तो B2C हमने उठाया। यहाँ पे देखो मैंने स्टेट वाइज सेल दी हुई है, इंट्रा और इंटर दोनों दी है, बट वहां 3.2 में केवल इंटर आएगी। इंट्रा तो हम 3.1 के अंदर दे देते हैं GSTR 3B के। तो ये डाटा मैंने पूरा ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ और इसी के ब्याज पे डाटा यहाँ पे आता है। तो डिपार्टमेंट का कहना केवल इतना ही है कि आप ढंग से रिटर्न फाइल कर लो। बहुत दिन हो गए मौज मस्ती करते हो भाई साहब, 5 साल से मौज मस्ती कर रहे हो, बस इतना ही है। इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, केवल इतनी चीज है कि वन ढंग से फाइल करो। इंटरस्टेट सप्लाई जो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो उनके स्टेट प्रॉपर्ली डालो और सेम अमाउंट को मैच करवाओ। मैं आपको एक बार करवा के दिखाऊं मैच का, पर ये मैच हो नहीं पाएगा बिकॉज क्योंकि फिर फिगर्स को ऐड करना पड़ेगा। हो सकता है मैं कराता हूँ। ठीक है, कराता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो मेरे भाई, ये रहा हमारा GSTR 1 का कॉलम नंबर 7। इसमें आप देखेंगे टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, वो सॉरी टैक्स की वैल्यू कितनी है IGST की? 1,05,61। 3B के अंदर कितनी है सर? थ्री बी के अंदर कितनी है सर? दोनों ही कॉलम आप देखना 1,05,61 1,05,61। तभी तो मैं कहता हूँ यार हमारा एक बार मास्टर क्लास ज्वाइन कर लो भाई साहब। ये देख लो वेबसाइट पे आओ teliuminstitute.in। जून का भी मास्टर क्लास हमने ओपन कर दिया है और ये कोई मास्टर क्लास नॉर्मली नहीं होती है, इसमें बहुत कुछ आप सीखते हो भाई साहब, बहुत कुछ आप सीखते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, होम पे आते हैं। अच्छा मैंने गलती से ना लॉग इन कर लिया। मैं एक बार दिखाता हूँ, ज्यादा समय लोगों ये मत सोचना कि भैया मार्केटिंग कर रहे हो। मार्केटिंग नहीं कर रहा, बट हाँ इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। तो मैं वही इन्फॉर्मेशन आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ कि आप एक बार अगर हमारा मास्टर क्लास लेते हो तो ये सारे कंफ्यूजन दूर रहेंगे। ये तो डिपार्टमेंट आप कह रहा है, ये काम हम तभी से कर रहे हैं जब से GST आ गया। ठीक है, तो जून का मास्टर क्लास के एडमिशन ओपन है। क्लास 19 तारीख को होगी, 19 जुलाई को शाम को 8 से 10 लाइव डाटा प्रैक्टिकल डाटा के ऊपर क्लास देते हो। कोई असाइनमेंट नहीं है, डाटा होगा, टैली होगी, GST पोर्टल होगा, लाइव फाइल करेंगे। ठीक है, जून की मास्टर क्लास केवल 499 रुपए में लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास होती है और आपको 1 महीने की वैलिडिटी के साथ ही मिलता है। आई थिंक इस बार हमने वैलिडिटी भी बढ़ा दी है,
2 महीने की वैलिडिटी कर दी है, ठीक है। कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको 2 महीने के लिए आपके साथ रहेगी। क्या क्या पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट काम क्या है, वन पर डाटा को प्रॉपर्ली 3B से मैच करवाना सिखाएंगे, 3B प्रॉपर्ली फाइल करना सिखाएंगे, ऐसे बिल जो पिछले महीने के इस महीने आ गया उसको क्या करना है, और ऐसे बिल जो इस महीने के अगले महीने चले गए उसका क्या करना है, 2B को कैसे रिकंसाइल करना है, 2A को कैसे रिकंसाइल करना है। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसको पढ़ लेना। अगर एडमिशन लेना हो तो ले सकते हो, कोई किसी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं है कि एडमिशन लो 499 बच जाए बचा लो, पर अगर प्रॉपर्ली फाइल नहीं कर रहा है तो फिर ज्वाइन कर लो, जिससे कि प्रॉपर्ली फाइल करना सीख जाओगे, ठीक है। ये जो चीज आप बता रहे हैं ये चीज हम पहले बता चुके हैं ऑलरेडी अपने बैचेस के अंदर, ठीक है। तो ये केवल जीएसटीआर 1 का इतना ही मैटर था। हमने यहाँ पे 2 चीजें है ना, एक तो आपकी इंटरेस्टेड सप्लाई और एक आपका इनएलिजिबल और ब्लॉक की आईटीसी की बात करें तो जो इंटरेस्टेड सप्लाई का था वो मैटर यहीं पे क्लोज होता है 3.4 के ऊपर। अब आते हैं 4 नंबर पॉइंट के ऊपर, फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आईटीसी अवेल्ड, रिवर्सल देयर ऑफ एंड इनएलिजिबल आईटीसी इन टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3B। अब बात करेंगे सर कि आईटीसी जो आप क्लेम कर रहे हो जीएसटीआर 3B में, थोड़ी सी तो आप गलती करते हो, थोड़ा सा फॉर्म हमारा ही गलत है, तो इसके बारे में यहाँ पे डिपार्टमेंट ने कुछ फोकस आपको करवाया है। सबसे पहले डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, टेबल 4A ऑफ जीएसटीआर 3B इज गेटिंग ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम वेरियस एंट्रीज ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 2B। जो लोग कहते हैं 2B के अनुसार आईटीसी क्लेम करो वो बिल्कुल गलत बोलते हैं, ये मैं बहुत बार बोलता हूं। तो सर आईटीसी क्लेम कैसे करें, भैया आईटीसी बुक्स के हिसाब से क्लेम होगी पर 2B और 2A को देख के होगी। क्वेश्चन मार्क याद करना, पर जरूर याद रख लेना, ये नहीं कि बुक्स के अनुसार ही आईटीसी क्लेम कर मारो। 2B के अनुसार आईटीसी क्लेम नहीं करनी, 2B में तो इनएलिजिबल आईटीसी भी आती है। ये बात मैं बहुत दिनों से कहता आ रहा हूं, अब डिपार्टमेंट आप कह रहे हैं तो मैं तो पहले से कह रहा हूं भाई, 2B के अंदर इनएलिजिबल आईटीसी भी आती है, 2B के अंदर वो भी आईटीसी आ सकती है एक्चुअली जो आपकी है नहीं, हो सकता है किसी जीएसटीआर 1 वाले ने गलती से आपका जीएसटीआर नंबर डाल दिया। 2B के अंदर वो भी आईटीसी आती है जो आप ऑलरेडी पहले क्लेम कर चुके हो, तो 2B के अनुसार आईटीसी नहीं क्लेम करनी, 2B को देख के रिकंसाइल करके मैच करके आईटीसी को क्लेम करना है। यही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कह रही है कि टेबल 4A के 3B के अंदर जो आईटीसी आती है भैया वो तो अपने आप आ जाती है 2B के अनुसार। हाउएवर वेरियस रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ 42 एंड 43 रूल ऑफ द सीजीएसटी रूल और एनी अदर रीजंस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। अब देख लो भैया, इसलिए बोलता हूं रटी रटाई बातों पे विश्वास मत करो, थोड़ी मेहनत करना सीखो भैया। जो लोग बोलते हैं 3B रिटर्न फाइल का कोर्स हमसे सीख लो, 1 का कोर्स हमसे सीख लो, कुछ काम नहीं आता, केवल एक ही चीज काम आती है जो मैंने अभी बताई थी पिछली वीडियो के अंदर, जीएसटी अपॉर्चुनिटी है, जीएसटी हेडक है। ये सर्कुलर मेरे लिए अगेन अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए कोई हेडक नहीं है, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। क्यों, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है, और कंसेप्ट क्या है, बुक कीपिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है। बुक कीपिंग गलत, 3B गलत, वर्क गलत, टीडीएस गलत, टीसीएस गलत, इनकम टैक्स गलत, एनुअल रिटर्न गलत, और 3B सही है, 1 सही है तो एनुअल रिटर्न सही है, एनुअल रिटर्न सही है तो पी&एल सही है, पी&एल सही है तो बैलेंस शीट सही है, सब कुछ सही सही है। तो मेन है भाई साहब अकाउंटेंट, मेन है बुक कीपिंग। इसी बात पे सभी अकाउंटेंट अपनी फीड को थपथपा लो, और जब तक मैं देख लूं मेरी रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है, गलत तो नहीं हो रही, हाँ जी प्रॉपर चल रही है, 18 मिनट हो चुके हैं। ओके सो मेरे भाई ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि भाई साहब जो 2B से डाटा आता है ना ये बड़ा बदतमीज डाटा है, इसके अंदर बहुत कुछ इंक्लूड होता है, तो आप जो है खुद से मेहनत भी कर लिया करो। रजिस्टर्ड पर्सन जो है इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकता है जो उसको रिक्वायर है, ठीक है। ऑन इज ऑन असर्टेनमेंट, अपने खुद से वो सेल्फ एसेस करके इन चीजों को बताए। इन टेबल 4B ऑफ द सेड फॉर्म जीएसटीआर 3B के 4B के अंदर इट हैज बीन observe that different practices are being followed to report ineligible ITC as well as various reversal of ITC in form GSTR 3B। ठीक है भैया, अब यही 4.1 4.2 यहां से आपका स्टार्ट होगा। It may be noted that the amount of net ITC available in form table form C 4C आपको लेके चलता हूं, कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। सर आपका तो लाल पड़ा हुआ है पोर्टल, अरे भैया हमारे लाल को छोड़ो, हमारा लाल इसलिए क्योंकि हम ना तो 2B के अनुसार आईटीसी क्लेम करते हैं ना 2A के अनुसार आईटीसी क्लेम करते हैं, हम तो अपनी अकल के अनुसार आईटीसी क्लेम करते हैं, इसलिए लाल है। अब लाल क्यों है, लाल का रीजन है कि आईटीसी यहाँ पे गड़बड़ आ रही थी इसलिए लाल है ना, तो टेंशन मत लो कि यह मेरी गड़बड़ है, क्योंकि अप्रैल का जो है ना 2A जनरेट 2B जो है प्रॉपर्ली जनरेट नहीं हुआ था इसलिए गड़बड़ है, मेरी कोई मिस्टेक नहीं है भाई साहब, और ये इसकी रिगार्डिंग वीडियो दी हुई है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको फ्रेश जो है जून का 3B ओपन करके दिखाता हूँ, और वहां पे ये जो कॉलमों की बात करें उन कॉलम को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अगेन बता दूं वीडियो थोड़ा लंबा होगा, जो अपने रेगुलर सब्सक्राइबर है जिनमें पेशेंस है वही देखें, बाकी तो फिर अगर स्किप करके देखना है तो मर्जी आपकी है भाई साहब, ठीक है। तो मैंने 3B कॉलम आपके सामने ओपन कर लिया, इनका दुख दर्द सुनना, डिपार्टमेंट का दुख दर्द सुनना, जो मैंने शुरुआत में कॉलम पॉइंट आपको बताए थे, यहाँ पे दुख दर्द बता रहे हैं कि भाई साहब हमारे 3B में गलती कहाँ पे है।
खुद डिपार्टमेंट बता रहा है कि हमारे 3B के अंदर कहां गलती है। पहले तो डिपार्टमेंट ने बोला प्रोफेशनल आप भी गलत रिटर्न फाइल कर रहे हो, रिपोर्टिंग गलत करते हो, फिर अभी ये भी बताएंगे कि हमारा 3B भी गलत है। ठीक है, तो आईटीसी के कॉलम नंबर 4C, भैया 4C आपका ये रहा, जहां पे आपकी नेट आईटीसी क्लेम होती है, नेट आईटीसी जहां पे आपकी क्लेम होती है। ठीक है, तो ये भी सेम बात कह रहे हैं। इट मे बी नोटेड दैट द अमाउंट ऑफ नेट आईटीसी अवेलेबल इन फॉर्म सी ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B गेट्स क्रेडिटेड इनटू द क्रेडिट लेजर। ये क्या बोल रहे हैं कि भैया जहां यहां पर जो आप आईटीसी क्लेम करते हो ना, यहां पर जो आप आईटीसी क्लेम करते हो वो आपके क्रेडिट लेजर में जाती है। तो यहां पर जो कुछ भी करते हो ना वो सोच समझ के करा करो, यहां पर जो कुछ करते हो वो सोच समझ के करा करो, क्योंकि ये कॉलम तो हमारा खराब हो चुका है ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है। क्यों कहना है, देखो एग्जांपल समझो, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मान लो आपने कोई 100 रुपए की आईटीसी आपके 2B के अंदर आ रही है, वो आईटीसी आपकी यहाँ पे आ रही होगी 100 रुपीज। ठीक है, आपको लगा कि यार 100 रुपए की आईटीसी के अंदर 40 रुपए की वो आईटीसी है जो एक्चुअली इनएलिजिबल है, जो कि सेक्शन 17(5) में मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी की आईटीसी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो सर्कुलर में भी नहीं है, वो पॉइंट बता रहा हूँ जो सर्कुलर में भी नहीं है और जो अभी तक आपको किसी यूट्यूबर ने बताई भी नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे लिए प्राउड मूवमेंट है। ठीक है, सो मान लो आपके 2B के अंदर 100 रुपए की आईटीसी आ रही है। मैं फिर बता दूं ये पॉइंट अभी भी सर्कुलर में क्लियर नहीं किया गया, पर मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली डिपार्टमेंट क्या कहना चाहता है, वो अपनी गलती को दूसरी तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आपके 2B में 100 रुपए आईटीसी आ रही है, वो 100 रुपए आईटीसी यहाँ पे आ जाएगी ऑल अदर आईटीसी में ऑटोमेटिकली, आपको पता है। आपको लगा कि यार उसके अंदर ना 40 रुपए जो आईटीसी है वो इनएलिजिबल है, वो मान लो मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी की आईटीसी थी, वो मान लो मेरी कार की आईटीसी, वो मान लो मेरी क्लब की आईटीसी थी, वो मान लो आईटीसी मैंने अपने चेहरे को सुधारा था, मतलब प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, उसकी आईटीसी है, पर मैं जीएसटीएन नंबर अपना दे आया था इसलिए मेरे 2B में आ गया, 2B में आ गया तो 3B में आ गया। अब आपने बोला यार 40 रुपए मैं वापस करूंगा, आपने क्या करा, वो 40 रुपए यहाँ पे दिखा दिए, वो 40 रुपए आपने यहाँ पे इनएलिजिबल में दिखा दिए। तो इससे क्या हुआ, इससे डिपार्टमेंट को हो गया नुकसान। कितने रुपए का, 40 रुपए का, क्योंकि ये 100 रुपए यहाँ पे 100 रुपए लिखे हुए आएंगे और यही 100 रुपए आपके क्रेडिट लेजर में जाएंगे और यही 100 रुपए आपकी आईटीसी कहलाएगी। तो ये 40 रुपए आपने रिपोर्ट तो कर दिए पर आपने रिवर्स नहीं करे। तो डिपार्टमेंट का क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट का कहना यह है कि भैया यहाँ पे 100 रुपए लिखो और 40 रुपए यहाँ पे वापस करो, 40 रुपए यहाँ पे वापस करो, यहाँ पे तो भाई साहब 60 रुपए आने चाहिए और यही 60 रुपए क्रेडिट लेजर में जाना चाहिए। ये पॉइंट है बस, और कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको स्पीड में बताता हूँ, इस बात को अभी भी डिपार्टमेंट ने क्लियर नहीं करा प्रॉपर तरीके से, बट मैंने बता दिया आपको साफ शब्दों के अंदर। ठीक है, तो यही डिपार्टमेंट कह रहा है, बोल्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, जो इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, जो आप आईटीसी 4C में आती है वो आपके क्रेडिट लेजर में जाती है, देयरफॉर इट इज इंपोर्टेंट, जो बात मैंने बोला वो इंग्लिश में बोल रहे हैं भाई साहब। ठीक है, therefore it is important that any reversal of ITC or any ITC which is ineligible under any provision of CGST Act should not be part of net ITC। वो नेट आईटीसी का पार्ट ही होना चाहिए। जो 100 रुपए आपके पास थे वो 100 रुपए नेट आईटीसी में नहीं जाने चाहिए, नेट आईटीसी में तो 60 रुपए जाने चाहिए, क्योंकि 40 रुपए आपके इनएलिजिबल थे, उसको रिवर्स करो। तो भाई साहब आपने कॉलम क्यों बनाया था 3B में, जो 3B में कॉलम यहाँ पे बनाया है आपने इस कॉलम को यहाँ पे ऊपर ले जाओ ना, इस कॉलम को ऊपर लेके चले जाओ, यहाँ पे जो भी इनएलिजिबल आईटीसी होगी वहां पे ऑटोमेटिकली रिपोर्ट होगी। इसके कारण एनुअल रिटर्न भी खराब होता है, मैं आपको बता दूं, इसके कारण एनुअल रिटर्न भी खराब हो जाता है। पर अब चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है भाई साहब, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। Therefore, it is important that any reversal of ITC or any ITC which is ineligible under any provision of CGST should not be part of net ITC। 4C का पार्ट नहीं होना चाहिए वो। And accordingly should not be credited into credit ledger। क्रेडिट लेजर में वो क्रेडिट भी नहीं होनी चाहिए। तो ये मतलब है ओरिजिनल इसका। ठीक है, अब सुनो आगे दुख दर्द इनका सुन लो, इनका दुख दर्द सुन लो भाई साहब। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि भैया डाटा 2B से आता है अगस्त 2020 से, 2B का जो बर्थडे है वो अगस्त 2020 है, उससे पहले 2A भाई साहब जिंदा थे, फिर 2B आ गए, 2A में लात पड़ गई। हालांकि 2A आज भी उतनी ही पावर रखता है जितनी पहले रखता था, और ये मैं हमेशा अपने बैच में सिखाता हूं कि 2A को इग्नोर मत मार देना। 2A को इग्नोर मार दिया तो भाई साहब वो आपको इग्नोर कर देगा, और आपको इग्नोर कर देगा तो आपकी रोजी रोटी में लात पड़ जाएगी। इसलिए 2A को इग्नोर मत करना। 2A अभी बहुत इंपॉर्टेंट है एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए भी और जीएसटीआर 3B भी फाइल करने के लिए। ये मैं अपनी मास्टर क्लास में सिखाता हूं क्योंकि समय का अभाव है यहाँ पे। ठीक है, दी स्टेटमेंट प्रोवाइड इनवॉइस वाइज टोटल रिटेल आईटीसी। चलो बोर्ड पे आते हैं। ठीक है, it may be noted that the entire set of data that is available in 2B is carried out टेबल 4 ऑफ 3B। ये बोल रहे हैं कि 2B का जो पूरा सेट होता है ना आईटीसी वो उठ के चला जाता है 3B के अंदर, और वहां पे कुछ रिवर्सल होता नहीं है, इसलिए आप भी उसको क्लेम कर लेते हो और गड़बड़ कर देते हो। ठीक है, सो
टोटल आईटीसी इज बीइंग ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम स्टेटमेंट इन फॉर्म जीएसटी और 2B, और वो सीधा चला जाता है 3B के अंदर। यही चीज उन्होंने यहाँ पे बोला है। और कुछ भी यहाँ पे जो है वहां पे गलत शलत सब कुछ आईटीसी चली जाती है 2B में, और वो आप 3B में क्लेम कर लेते हो, हमारा नुकसान हो जाता है, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है। रजिस्टर्ड पर्सन विल रिपोर्ट रिवर्सल ऑफ आईटीसी विच आर एब्सोल्यूट इन नेचर एंड आर नॉट रिक्लेमेबल। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट कुछ और कह रहा है दूसरे शब्दों के जाल बिछा के। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बोले कि देखो भैया दो तरीके की आईटीसी होती है। एक आईटीसी तो ऐसी होती है जो चलो अभी तो आप वापस कर रहे हो पर आगे क्लेम कर लोगे। एक आईटीसी ऐसी होती है जो आप वापस करो और वो क्लेम भी नहीं करोगे तुम। वो कौन सी होती है, वो इनएलिजिबल आईटीसी होती है। और सर ऐसी कौन सी आईटीसी होती है जो आज आप वापस करो पर आगे क्लेम कर लोगे? ऐसी आईटीसी वो होती है, मान लो कि आपके सप्लायर ने रिटर्न नहीं फाइल करी, हो सकता है कि आप आगे जाके क्लेम कर लो, इसमें नहीं क्लेम नहीं कर रहे, तो ऐसी भी उन्होंने दो तरीके का हवाला यहाँ पे दिया। या मान लो आपने किसी को पेमेंट करा पर वो आपने 180 दिन के बाद करा, तो वो भी आईटीसी आपकी कि भैया आपने बाद में करा पेमेंट, इसलिए आपको आईटीसी वापस करनी है। ठीक है, तो दो तरीके से यहाँ पे बोली कि एक तो परमानेंट इन नेचर है और एक है नॉट परमानेंट इन नेचर। तो उन्होंने यहाँ पे सेक्शन का हवाला भी दिया है, सेक्शन 42 रिवर्सल ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। तो अगर आपने एग्जेम्प्टेड गुड्स की आप सेल करते हो, उसके अगेंस्ट में अगर आईटीसी आपके 2B में आ रही है तो आपको रिवर्स करनी है, वो आप सेक्शन 42 और 43 के अंदर करते हो। 42 में एग्जेम्प्ट गुड्स के अगेंस्ट और 43 में कैपिटल गुड्स की आईटीसी को रिवर्स कर देते हो आप। ठीक है, तो ये तो आप कर देते हो, ये तो हमारे पास आ जाती है और नेट आईटीसी में रिपोर्ट भी प्रॉपर हो जाती है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए हमने इसको बोल्ड भी नहीं करा है। ठीक है, पर जो इनएलिजिबल आईटीसी होती है वो आप सेक्शन 17(5) में कर देते हो और उसके कारण क्या हो जाता है, हमारा नुकसान हो जाता है। तो अब आप उसको क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, ये बोल रहे हैं यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, अब आप रिपोर्ट करोगे जो आपकी सेक्शन 17(5) की इनएलिजिबल आईटीसी है ना, वो अब आप टेबल 4B1 में करा करो भाई साहब। और टेबल 4B1 क्या है, वो ये है, जबकि लिखा क्या है, इनएलिजिबल आईटीसी का कॉलम ये लिखा है और रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं। तो अब करना क्या, अगर मान लो 100 रुपए यहाँ पे रिपोर्ट होता है तो 40 रुपए इनएलिजिबल आईटीसी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो भी 17(5) में जो ब्लॉक्ड आईटीसी आपकी, वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। और अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हम केवल सेक्शन 42 और 43 की आईटीसी को यहाँ पे रिवर्स करते थे, तो इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता था, क्योंकि जो नेट आईटीसी होती है 4C की, ये सीधा क्रेडिट लेजर में जाती है और हमारी आईटीसी बन जाती है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट कह रहा है बेटा यहाँ पे रिपोर्टिंग कर दो, जिससे कि हमें प्रॉपर कहानी समझ में आ जाए, नहीं तो तुम्हें नोटिस में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है। नीचे एग्जांपल दिया, बहुत क्लासिक, बहुत बढ़िया। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन विल रिपोर्ट रिवर्सल ऑफ आईटीसी व्हिच आर नॉट परमानेंट इन नेचर। अब जो आईटीसी परमानेंट नहीं है नेचर के अंदर, ठीक है, जो आईटीसी परमानेंट नहीं है, कैन बी रिक्लेम्ड इन फ्यूचर, आप उसको फ्यूचर में रिक्लेम भी कर सकते हो अगर वो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, सच एज ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37 ऑफ सीजीएस नॉन पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन टू सप्लायर विद इन 180 डेज, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C। हालांकि सेक्शन में मेरा इंटरेस्ट नहीं होता भाई साहब, ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं, पढ़ा देता हूं। तो इनका कहना है कि कोई भी ऐसी आईटीसी जो कि अपने नेचर में परमानेंट नहीं और आप आगे रिक्लेम कर सकते हो, उसको आप दिखाओगे कॉलम 4B2 के अंदर, अदर वाले में। तो अदर क्या है, ये आपका अदर है। हालांकि डिपार्टमेंट यहाँ पे गलती करता है अभी भी, क्योंकि यहाँ पे अदर के अंदर पता है कौन सी आईटीसी आती है, आप देख लेना, चेक कर लेना, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की आईटीसी यहाँ पे रिवर्स होती है, वो रिक्लेम नहीं होती है जबकि। पर चलो ये आज का टॉपिक नहीं है, यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट आपका रिटर्न में डाटा फिल होके आता है अदर वाला कॉलम, पर मेरा आज का वो टॉपिक नहीं है, वो ऑलरेडी टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, इसलिए बोलता हूँ हर एक वीडियो बहुत प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट कह रहा है जो परमानेंट नेचर में जो तुम आगे कभी क्लेम नहीं करोगे, जैसे इनएलिजिबल आईटीसी, ब्लॉक आईटीसी हो गई, वो तो यहाँ पे क्लेम, यहाँ पे वापस करो। और कोई भी ऐसी आईटीसी जो कि आप आगे फर्दर क्लेम कर सकते हो, उसको अदर में वापस करो। ठीक है मेरे भाई, जैसे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की भी अदर में जाएगी आईटीसी, और टैली के अंदर यहाँ पे आती है। चलो इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे, है ना, टैली में आईटीसी यहाँ पे लेस हो जाती है और पोर्टल पे आपको एक्चुअली यहाँ करनी होती है। ये आज का टॉपिक नहीं, आगे बताऊंगा किसी वीडियो में। ठीक है मेरे भाई, या 3B की क्लास ज्वाइन कर लेना, वहां पर बता दूंगा। अब इनके पॉइंट सी के ऊपर आ जाओ। अच्छा, पॉइंट सी हम पढ़ रहे थे, सच आईटीसी मे बी रिक्लेम्ड इन टेबल 4A5 ऑन फुलफिलमेंट ऑफ नेसेसरी कंडीशन। फर्दर all such reclaimed ITC shall also be shown in table 4D1। ये कह रहे हैं कि आगे आप उसको 4D1 में भी शो करोगे जो आप रिक्लेम करोगे ITC। टेबल 4B2 में also be used to register person of reversal of ITC available in 4A in previous tax periods because of some inadvertent mistake जो कि अप्रैल और मई में हुई थी। अप्रैल और मई के कारण आप डबल आईटीसी मत क्लेम कर लेना, अगर कोई भी मिस्टेक है तो वो टेबल 4B2 में वापस कर दो आईटीसी। टेबल 4B2 क्या है, टेबल 4B2 ये है
इसके अदर में वापस कर दो। अगर डबल आईटीसी क्लेम मत करना, अगर कोई भी मिस्टेक हुई है तो उसे टेबल 4B में कर दो। ऐसा क्यों कह रहा है डिपार्टमेंट? ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि फिर नेट आईटीसी आपकी सही बन जाएगी, और नेट आईटीसी अगर सही बन जाएगी तो क्रेडिट लेजर भी सही तैयार होगा। ठीक है, ओके। अब ज्यादा समय नहीं रह गया भाई साहब, थोड़ा सा समय रह गया। तो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूले पे मैं फोकस नहीं कर रहा, वो नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर बहुत काम की चीज बताया, पूरा बोल्ड कर रखा है भाई साहब, इसको बहुत काम की चीज है। As the detail of ineligible ITC under section 75 are being provided in table 4B, कह रहे हैं भाई साहब जैसा कि आपने टेबल 4B के अंदर इसको रिपोर्ट कर दिया है, नो फर्दर डिटेल ऑफ सच इनएलिजिबल आईटीसी विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइडेड इन सेक्शन 4D1। इसलिए भैया इसको 4D1 में मत दिखाना। अरे तो मेरे चाचा फिर ये कॉलम बनाया क्यों था? फिर उसको मत बनाते ना 4D1 को। जब तुम यहीं पे रिक्लेम कर उसको लेस करवा रहे हो तो उसको ऊपर ले जाओ ना, एक कदम चेंज ही कर दो उसको भाई साहब। तो ये डिपार्टमेंट अब यहाँ बोल रहा है भाई साहब कि यहाँ पे मत दिखाना, 4D1 के अंदर मत दिखाना, अगर 4B2 के अंदर दिखा दिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है मेरे भाई, आईटीसी नॉट अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशन ऑन टाइम पीरियड एज डेलिनेटेड इन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 16। इसके बारे में भी बोला गया है। अभी आपको 3B के एग्जांपल में इसके बारे में पता लगेगा कि 16/4 की जो आईटीसी है, जो कि आप आगे रिक्लेम करते हो, 16/4 की कंडीशन क्या है कि टाइमली अगर वो आईटीसी, मतलब जैसे कि हम पिछले साल का आईटीसी सितंबर तक क्लेम कर सकते हैं, पर वो सितंबर तक आया नहीं, बाद में आ रहा है, तो वो आईटीसी आप नहीं क्लेम कर सकते, तो उसको कहां रिपोर्ट करना है वो भी बताया गया। ठीक है, तो वो भी आपको बताया गया। ठीक है, तो अब ये लास्ट कॉलम यहाँ पे और पढ़ लो। अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट द रिवर्सल ऑफ आईटीसी, क्लैरिफाइड कर दिया भाई साहब इन्होंने अब। ठीक है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑफ इनएलिजिबल क्रेडिट, घूम फिर के बात यहीं पे आ रही है दोबारा। मेरी बात से एग्री हो तो भाई साहब कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे को मोटिवेट करेगा और मैं ऐसी वीडियो ला पाऊंगा आगे। ठीक है, सो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि इस सर्कुलर को पढ़ने के बाद दो चीज समझ में आती है। नंबर 1 कि आप सही रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, नंबर 2 हमारा 3B गलत है। ठीक है, तो दोनों ही बातें हैं। So, accordingly, it is clarified that the reversal of ITC of ineligible credit under Section 17(5) or any other provision of CGST Act and rule thereunder is required to be made under Table 4B, not Table 4D। जो मैंने आपको 100 रुपए का एग्जाम्पल देके बात कही थी कि भैया 4B में ही सब कुछ करना है, 4D में कुछ नहीं करना। अरे बाहर चला गया भैया, बुरा मान गया। ओके 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 ओके, एक मिनट भाई साहब, मैं इसको लॉग इन कर लूं। सो 1 मिनट के लिए मुझे स्क्रीन को बंद करना पड़ेगा, बिकॉज ओके। सो लॉग इन मैंने कर दिया है। कंटिन्यू डैशबोर्ड चलते हैं और 3B का कॉलम आपको दोबारा दिखाता हूं। जून मंथ, सर्च, प्रिपेयर ऑनलाइन, नेक्स्ट, क्लोज, 4। तो क्या कह रहा है भैया सर्कुलर? क्या कह रहा है सर्कुलर? कह रहा है कि भैया 4B में सब कुछ करो जो कुछ करना है, 4D कुछ नहीं करेगा। 4D में कुछ करोगे तो वो तो आपके क्रेडिट लेजर में रिपोर्ट ही नहीं होगा, इसलिए 4D को छोड़ो, यहीं पे सब कुछ घटा दो। इनएलिजिबल है तो यहाँ घटाओ, और अगर इनएलिजिबल नहीं है या किसी अदर नेचर में तो उसको यहाँ पे कर दो, और नेट आईटीसी प्रॉपर क्लेम करो। और जबकि खुद अभी डिपार्टमेंट का जो एक फॉर्म है वो खुद ही गड़बड़ है, डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि हमारा जो डाटा है वो वैसे ही गड़बड़ आ रहा है। पर चलो वहां पे उन्होंने नोट दे दिया है, ये मैंने आपको वीडियो में बताया था, है ना, आपको याद भी होगा अगर वीडियो देखते हो रेगुलर। तो देखो मैं आपको 2 मिनट के लिए दिखाऊंगा, केवल 2 मिनट के लिए आपको डाटा दिखाता हूँ बस। जैसा कि देखो अभी यहाँ पे, यहाँ ऐसा लग रहा है मैंने 17,000 रुपए आईटीसी कम क्लेम किया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट ही गलत है। ये रिपोर्ट नेट आईटीसी नहीं दिखाता है, ये ऑल अदर आईटीसी दिखाता है। तो इसको भी तो ठीक करो सर्कुलर के थ्रू मेरे भाई। 2B की नेट आईटीसी यहाँ पे दिखवाओ ना, ये नेट आईटीसी नहीं दिखाता, अदर वाली आईटीसी को लेस ही नहीं करता है यहाँ पे। अभी भी वही कमी यहाँ पे पोर्टल पे आपके बनी हुई है, उसको ठीक नहीं कर रहे हो भाई साहब, और 3B की नेट आईटीसी दिखा देता है। ठीक है, ये आपको पता है, वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। चलो अब आते हैं फटाफट से जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल पे आ जाता हूं। ठीक है, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, a registered person, registered ABC is manufacturer, supplier of goods. He supplied both taxable as well as exempted goods in a specified month, say April 2022। एक ABC भाई साहब है जो कि exempted goods जो है, ये सर्कुलर ना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल लेने का जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊंगा क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, आधे घंटे से ऊपर का वीडियो हो चुका है। ठीक है,
इन अ स्पेसिफिक मंथ, अप्रैल में ये उसने वर्किंग की है। ही हैज रिसीव्ड इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एज डिटेल्ड इन टेबल 1, यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या उसके इनपुट्स है, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का इनपुट 1 लाख रुपए, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का 50,000 रुपए, आरसीएम की लायबिलिटी 25,000 और आईटीसी 25,000, आईटीसी और इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी 50,000 रुपए की, और इनवर्ट सप्लाई ऑल अदर जो आईटीसी होती है टेबल 4-5 की 4A5। तो ये है टोटल आईटीसी उसकी जो 2B में आ रही है, ये बता रहा है कहां से ऑटो रिफ्लेक्ट हो रही है, 4A1 4A3 4A4 4A5, ठीक है। तो टोटल आईटीसी उसकी इतनी बन रही है, पर कुछ नोट है अदर रेलेवेंट फैक्ट्स of other inward supply mentioned in row 5. Mr. ABC received goods on which ITC is barred under section 17(5) of CGST Act having IGST 50,000 रुपए की। ये जो ITC है ना भाई साहब, जो 2B में आ रही है और ABC के 3B में आ रही है, ऑटो पॉपुलेट होके इसमें 50,000 रुपए की ITC ऐसी है जो कि इनएलिजिबल है। इनएलिजिबल बोले तो जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, कार की आईटीसी, व्हीकल्स की आईटीसी, क्लब की आईटीसी, कंपोजिशन की आईटीसी, ठीक है, और कोई आपने अपने पर्सनल खर्चे के ऊपर पैसा खर्च करा, बिल कंपनी का देके आ गया जीएसटी नंबर, वो आईटीसी, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला कि भैया वो बार्ड थी 17(5) के अंदर, वो आईटीसी यहाँ पे आ रही है, उसको कैसे ट्रीटमेंट करोगे डिपार्टमेंट बता रहा है। इन टर्म ऑफ रूल 42 एंड 43 42 में आपको बताया गया कि एग्जम्प्टेड गुड्स के अगेंस्ट में अगर आपकी कोई भी आईटीसी है तो आपको सेक्शन 42 में वापस करनी है, 43 में कैपिटल गुड्स के अगेंस्ट में अगर कोई आईटीसी है तो वो वापस करनी है, ठीक है। सो वो यहाँ पे बताया गया 75,000 रुपए आईजीएसटी के हेड में, 52,000 रुपए और 52,000 रुपए सीजीएसटी और एचजीएसटी के हेड में आईटीसी वापस करनी है भाई साहब। और नोट 3 में बोला गया कि इनके 3B के अंदर जो आईटीसी आ रही है, मतलब एबीसी ने वो माल ही प्राप्त नहीं करा। एबीसी हैड नॉट रिसीव्ड सप्लाई ड्यूरिंग अप्रैल 2022 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनवॉइस फॉर एन इनवर्ट सप्लाई ऑटो पॉपुलेटेड इन रो 5। मतलब मेरे सप्लायर ने 1 भी फाइल कर दिया, मेरे 2B में डाटा भी आ गया, पर उसने गुड्स तो भेजे ही नहीं भाई साहब। जब तक गुड्स नहीं भेजोगे तो 16(4) की कंडीशन पूरी नहीं होगी, 16(4) की कंडीशन पूरी नहीं होगी तो आपको वापस करनी पड़ेगी आईटीसी, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई। नोट 4 मेसर्स एबीसी हैज रिवर्स आईटीसी ऑफ 500 उसने आईटीसी अपने आप एज पर रूल 37 उसने आईटीसी वापस करी, क्योंकि उसने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया था। 180 दिन के अंदर उसने पेमेंट नहीं किया था सप्लायर को, इसलिए उसने आईटीसी वापस की, कॉलम अदर में जाएगी। और नोट 5 एन अमाउंट ऑफ आईटीसी ऑफ ₹10,000 सीजीएसटी एंड 10,000 एसजीएसटी इनएलिजिबल एन अकाउंट ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम पीरियड। आपको पता है पिछले साल की आईटीसी अब अगले साल के सितंबर तक एक टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड जो है वो डिलीट हो गया, चला गया भाई साहब, डेलिनेटेड हो गया, उसके बाद वो आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो वो सारी रिपोर्टिंग कैसे आपको 3B में करनी है। तो इनके 4 लाख रुपए के अंदर ये पॉइंट भी है। तो अब आपको कैसे आईटीसी क्लेम करनी है वो डिपार्टमेंट बता रहा है। तो देखो वैसे आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आएगा तो मैं एक बार जूम भी कर दूंगा। देखो ये 1 लाख तो 1 लाख, कोई टेंशन नहीं, क्लेम करो। 50,000 आईजीएसटी जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के क्लेम करो, आरसीएम की आईटीसी क्लेम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आईएसटी की आईटीसी क्लेम करो, कोई दिक्कत नहीं। और जो आपके 4A में जो आपकी आईटीसी 2B से आ रही है वो भी एज इट इज यहाँ पे ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्म ऐसे ही भरा रहेगा, कोई परेशानी नहीं है हमको। पर आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे इनएलिजिबल और ब्लॉक्ड आईटीसी का, तो वो कैसे करोगे वो यहाँ पे बताया गया। 1,25,000 रुपए आप रिवर्स करोगे, कौन से कॉलम में, कॉलम नंबर 4BA के अंदर। यहां पर आप जो है वो क्लेम वापस करोगे आईटीसी, कितनी वापस करोगे सर, 1,25,000 और 52,000 सर 1,25,000 क्यों वापस करेंगे, क्योंकि देखो 50,000 तो आईजीएसटी के हो गए आपके, बताया यहाँ पे बताया भी उन्होंने, ठीक है। 50,000 वो जो कि आपकी 17(5) में ब्लॉक थी, अब ये 4D में क्लेम नहीं करनी, आपको 4D में इसको नहीं रिपोर्ट करना है, 4B1 के अंदर रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये परमानेंट इन नेचर है, आप इसको आगे भी रिक्लेम नहीं कर सकते। और जो परमानेंट इन नेचर है वो कॉलम 4B1 के अंदर जाएगा। तो भैया 75,000 1,25,000 रुपए वापस करने, जिसमें से कि 50,000 तो आपको ये होगा जो कि बार्ड आईटीसी थी, ठीक है आपकी, और 75,500 ये, 52,000 रुपए ये जो कि सेक्शन 42 और 43 में आप रिवर्स कर रहे हो, तो ये वापस करोगे, ठीक है। इसके अलावा 10,000 रुपए की वो आईटीसी जो कि आपके 2B में तो आईटीसी आ रही है, पर एक्चुअली वो गुड्स आपको रिसीव नहीं हुआ, तो ये आपको करोगे रिवर्सल ऑफ आईजीएसटी 1,000 वेयर सप्लाई इज नॉट रिसीव्ड, नोट नंबर 3 का। और 500 रुपए जो आपने अपनी स्वेच्छा से, जो कि आपने 180 दिन के अंदर अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया था, इसलिए वो आईटीसी आपकी आप नहीं क्लेम कर सकते, इसलिए उसको रिवर्स करो, ठीक है। तो 500 रुपए ये भैया रिवर्स करी।
तो इस तरीके से एक्चुअल जो आईटीसी क्लेम करनी है वो 264,500, 122,500, 122,500 की आपको आईटीसी क्लेम करनी है। और चूंकि 10,000 रुपए की आईटीसी ये ना तो आपके 2B के अंदर आ रही है ना आपके 2A के अंदर आ रही है, और ये पिछले पीरियड की आईटीसी है जो 16/4 की कंडीशन को पूरी नहीं करती है, क्योंकि पिछले पीरियड की आईटीसी आपको सितंबर तक क्लेम करनी थी और अभी अप्रैल 22 का महीना चल रहा है, तो इसको दिखा दो 4D के अंदर। क्यों दिखा दो 4D के अंदर? क्योंकि इसका आपके क्रेडिट लेजर में इंपैक्ट ही नहीं आएगा। तो ये सारी कहानी है, ये कहानी हम ऑलरेडी क्लियर करते आए हैं शुरुआत से, ये तो अब डिपार्टमेंट सर्कुलर दे रहा है, मैं शुरुआत से क्लियर करता आया हुआ हूँ अपने बैच के अंदर और अपने रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर भी। सो आई होप आपने क्लास को एंजॉय करा होगा। फिर से बता दूं, पूरी क्लास का समअप करके आपको बता दूं, डिपार्टमेंट ने सर्कुलर दिया है, सर्कुलर में डिपार्टमेंट कह रहा है कि ढंग से रिपोर्टिंग कर लो भाई साहब, बहुत दिन हो गए मौज मस्ती करते हुए, अब अच्छे से वन फाइल करो, वन में जो अनरजिस्टर्ड की सप्लाई करते हो वो अच्छे से फाइल करो और उसी को स्टेट वाइज 3.2 के अंदर लायबिलिटी के अंदर प्रॉपर्ली रिपोर्ट करो। और जो 2B से डाटा उठ के आता है ना 3B के अंदर, वो पूरा का पूरा आपका नहीं है, उसमें रिवर्सल भी होते हैं, उसमें गलत आईटीसी भी होती है, उसके अंदर जो आईटीसी वो भी आ जाती है जो एक्चुअली आपको माल भी प्राप्त नहीं हुआ, फेक इनवॉइस की आईटीसी हो गई, वो सब आती है, तो ईमानदारी से उसको वापस कर दो, नहीं तो अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो हम टेढ़ी करना जानते हैं। तो ये पूरे नोटिस का हिसाब किताब था, सर्कुलर नंबर 170। इसका आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो और वहां पे सर्च करो टेलीग्राम इंस्टीट्यूट, लगभग 22,000 अकाउंटेंट वहां पे जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट करो, सब्सक्राइब करो या मत करो आपकी इच्छा है भाई साहब, और शेयर भी कर दो जिससे कि आपके भी किसी मित्र की मदद हो जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद।